हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन किस तरह से लगती है, कितनी लगती है, ये सब जानकारी इस टॉपिक में हम लेंगे। तो दिस इज टॉपिक नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की जानकारी लेने वाले हैं। मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूं फ्रिक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स ही बनाना नहीं आता होता, या फ्रिक्शन फोर्स को बनाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू ड्रॉ फ्रिक्शन फोर्स इन फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी में फ्रिक्शन फोर्स कैसे बनाए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, फ्रिक्शन को डिफाइन करना होगा हमें। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कब लगती है, क्यों लगती है, और किस डायरेक्शन में लगती है? तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, विच आर एक्चुअली स्लिपिंग, या तो वो एक्चुअली एक दूसरे पे स्लिप करे। अब ये स्लिप का क्या मतलब है? देखो, अगर दो सरफेसेस है, मान लो एक ये मेरे हाथ का सरफेस है, एक ये दूसरे हाथ का सरफेस है, ये दोनों सरफेसेस अगर साथ साथ चल रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं चल रहे, तो उस केस में हम बोलेंगे कि कोई स्लिपिंग नहीं है। अगर दो सरफेसेस, ये दो हैंड्स के सरफेसेस अगर साथ साथ चल रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं चल रहे, तो ये दोनों सरफेसेस आपस में स्लिप नहीं कर रहे। लेकिन स्लिपिंग का मतलब क्या है? कि एक सरफेस के रिस्पेक्ट में जो दूसरा सरफेस है उसकी रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। एक सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे सरफेस की रिलेटिव मोशन है तो उस बात को बोलते हैं स्लिपिंग। तो अगर दो सरफेसेस एक्चुअली स्लिप कर रहे हैं या उनके बीच में स्लिपिंग होने की टेंडेंसी है, देन सिर्फ और सिर्फ तब फ्रिक्शन रोल प्ले करता है अपना। सिर्फ और सिर्फ तभी फ्रिक्शन एक्ट करता है। किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? अलोंग द सरफेस एक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट करता है, और कुछ इस तरह से एक्ट करता है सच दैट इट ट्राइज टू अपोज द स्लिपिंग और इट्स टेंडेंसी। जिस भी डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रही है या स्लिपिंग की टेंडेंसी है, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट करता है। अगर कोई कांटेक्ट नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा फ्रिक्शन का। हम सिंपली बोल सकते हैं कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन भी याद करो बच्चों, एक कांटेक्ट फोर्स था। जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होता है तभी नॉर्मल रिएक्शन लगता है, और सिर्फ तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी तुम कह सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। नोट नंबर 2, if there is neither tendency of slipping nor actual slipping, स्लिपिंग होने की कोई इच्छा ही नहीं है दो सरफेसेस के बीच में और ना ही हो रही है स्लिपिंग, तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी। इवन इफ सरफेसेस आर रफ, नो फ्रिक्शन विल एक्ट बिटवीन द सरफेसेस इवन इफ सरफेसेस आर रफ। तो इसके अंदर देखो, कोई हमें डेफिनेशन से ज्यादा ऐसे क्लैरिटी नहीं मिलती कि भाई फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगी या राइट लगेगी, पुलिंग लगेगी या पुशिंग लगेगी। तो फ्रिक्शन का ये बिहेवियर हमें याद रखना है कि कुछ इस तरह से लगेगी कि स्लिपिंग को या रिलेटिव मोशन को ओपोज करेगी। इट ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस या उसकी टेंडेंसी। तो इसको देखो अपन इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझते हैं। पूरी वीडियो में हमें यही बातें करनी है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? देखो, इस पूरे वीडियो में हम कोई फ्रिक्शन की वैल्यू के बारे में बात नहीं करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशंस। पहला सवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 1। सिंपली एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है। डिटरमाइन फ्रिक्शन ऑन अ ब्लॉक एट रेस्ट ऑन ग्राउंड। कोई इस पे कोई और बंदा कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे भी? एक mg वाला फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड की वजह से ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, और ये n जो है वो mg को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। सिंपली रखा हुआ है। तो क्या ये ब्लॉक ग्राउंड के सरफेस पे लेफ्ट या राइट स्लिप करना चाहता है? नहीं करना चाह रहा। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, ना कोई लेफ्ट फोर्स है ना कोई राइट फोर्स है, तो ब्लॉक की कोई इच्छा ही नहीं है स्लिपिंग करने की। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन जो लगेगी दैट विल बी इक्वल टू 0। फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी। इवन इफ सरफेसेस रफ हो तब भी कोई फ्रिक्शन का फोर्स यहां एक्ट नहीं करेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे बढ़ते हैं आगे। देखो, अब दूसरे केस में अ ब्लॉक लाइंग ऑन रफ ग्राउंड, एक रफ ग्राउंड पे ब्लॉक रखा हुआ है और उस पे फोर्स लगाया जा रहा है, एफ फोर्स लगाया जा रहा है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। तो अब यहां पे हम बोलेंगे कि भाई इस पे एक एफ तो यहां लग रहा है,
एक F तो राइट साइड लग रहा है ब्लॉक पे, एक इसका mg वेट ऑफ द बॉडी, एक नॉर्मल रिएक्शन। देखो अब सोचने का तरीका क्या है, यहां पे थॉट प्रोसेस क्या है, कि अगर कोई फ्रिक्शन ना होती तो सोचो ये वाला कैपिटल F फोर्स ब्लॉक को राइट साइड एक्सलरेट करवाता, और ग्राउंड के फ्री बॉडी डायग्राम में तो कुछ नहीं होगा, यही नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट लग के ग्राउंड पे लग जाएगी। अगर कोई फ्रिक्शन ना होती तो ये ब्लॉक राइट साइड एक्सलरेट करता, और ग्राउंड तो ऑब्वियसली कहीं जाना नहीं है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो, रिलेटिव मोशन सोच रहा हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक राइट साइड जाना चाह रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक राइट साइड जाना चाह रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एफ। तो राइट साइड जाना चाह रहा है तो रिलेटिव मोशन राइट साइड होने की टेंडेंसी है। अब पता नहीं हमें होगी या नहीं होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की मोशन राइट साइड होगी या नहीं होगी, वी डोंट नो। वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन कितना है। बहुत ज्यादा रफ सरफेस हुआ तो हो सकता है ब्लॉक ना मूव करे आगे, कम फ्रिक्शन हुई तो हो सकता है ब्लॉक मूव कर जाए, बट उसकी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ब्लॉक की इच्छा क्या है, ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है। रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टूवर्ड्स राइट की टेंडेंसी है, हेंस फ्रिक्शन वुड एक्ट लेफ्ट। फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी। कितनी लगेगी बाद में समझेंगे उसे। तो ये फ्रिक्शन कौन लगाएगा, ये फ्रिक्शन ग्राउंड लगाएगा ब्लॉक पे, तो यही फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे भी एक्ट करेगी। इस तरह से इक्वल एंड अपोजिट होके जो फ्रिक्शन ग्राउंड ने ब्लॉक पे लेफ्ट लगाई, वही फ्रिक्शन ब्लॉक ग्राउंड पे राइट लगाएगा। ऑल्दो हम ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे और भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, पूरी की पूरी अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम हम कभी कंसीडर करते नहीं है। तो ग्राउंड पे तो बस जस्ट मैंने दिखा दिया। ओवरऑल बात है रिलेटिव मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो भी एक सरफेस है, कांटेक्ट वाला सरफेस पे अपने को नजर डालनी है। जो भी सरफेस है उस सरफेस में एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी किस डायरेक्शन में स्लिपिंग करना चाह रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगी। आई होप क्लियर होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। और देखते हैं क्वेश्चंस। देखो नोट करके एक बात यहां पे ये लिख लो, देखो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जाननी। मतलब कंसेप्चुअल या इंफॉर्मेशन बेस्ड बात है कि इंटरलॉकिंग ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ये फ्रिक्शन लगती ही क्यों है, फ्रिक्शन क्यों लग रही है। देखो जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाके सोचें तो ये जो ब्लॉक है और ये जो नीचे ग्राउंड है, कोई भी दो सरफेस हो सकते हैं, ये कोई भी दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल या सिमिलर मटेरियल्स भी हो सकते हैं। तो यहां पे है ना एकदम बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं होता, ये एक्सटेंडेड पार्ट्स होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत खुरदुरा सा सरफेस होता है। अगर हम ब्लॉक को देखें, ऊपर वाले ब्लॉक को अगर देखें तो उसका जो सरफेस होगा वो कुछ इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा सा होगा, और ग्राउंड का जो सरफेस होगा वो भी कुछ इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा सा होगा, जो नीचे ग्राउंड है। तो जब ये ब्लॉक इस ग्राउंड पे रखा गया है तो इनके जो टेढ़े मेढ़े जिगजैग सरफेसेस हैं, इन जिगजैग सरफेसेस के बीच में कुछ इंटरलॉकिंग सी हो जाती है, जिसकी वजह से एक ब्लॉक को स्लाइड करना किसी दूसरे सरफेस पे या एक सरफेस को स्लिप करवाना दूसरे सरफेस पे मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए ही हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ते हैं, या ऐसे बोल दो इस इंटरलॉकिंग की वजह से ही फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करती है, फ्रिक्शन कंसीडर होती है। दूसरा कारण क्या है, बेसिकली अगर हम बिल्कुल बेसिक में जाएं इन डेप्थ, तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे एक सरफेस के जो यहां पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ। यहां पे जो दूसरा सरफेस है, एक तो ब्लॉक का सरफेस, दूसरा ग्राउंड का, कोई भी दो मटेरियल हो सकते हैं यहां पे। तो इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन चल रही है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी आता है। तो जो भी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है या बॉन्डिंग कह सकते हो, कुछ ना कुछ एक बिहेवियर आ रहा है इनके बीच में बॉन्डिंग का, तो वो चीज हमें कांटेक्ट फोर्स क्रिएट करती है। तुम ऐसा कह सकते हो कि भाई कांटेक्ट फोर्स का जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, और कांटेक्ट फोर्स का जो सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट होगा वो होगा फ्रिक्शन। इस बात को अपन इस वीडियो के एंड में और अच्छे से भी देखेंगे कि
कि कांटेक्ट फोर्स मॉलिक्यूलर लेवल पे जो कांटेक्ट फोर्स है वही उसी के दो कंपोनेंट्स हैं। ये उसका सरफेस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, सरफेस के अलोंग वाले कंपोनेंट को फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3। दो ब्लॉक्स हैं, उनको पुश कर दिया है, पुश टुगेदर विद सेम वेलोसिटी ऑन स्मूथ ग्राउंड। ग्राउंड स्मूथ है, मतलब ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ब्लॉक ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है। वही बताना है कि वो जो ए और बी ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, ब्लॉक ए पे किस डायरेक्शन में लगेगी और ब्लॉक बी पे किस डायरेक्शन में लगेगी। तो अगेन देखो, थॉट प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले सोचना क्या होता है, स्टेप 1 हमारी सोचने का वो है कि अगर कोई फ्रिक्शन ना होती, इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, देन वी हैव टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग। कि अगर कोई स्लिपिंग होने की टेंडेंसी है या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है तो वो हमें बिना फ्रिक्शन के पहले सोचनी होती है। अब जिस भी डायरेक्शन में वो रिलेटिव मोशन होगी उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लग जाएगी। तो सिंपली यहां पे देखो, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बिना फ्रिक्शन के बनाते हैं, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बिना फ्रिक्शन के बनाते हैं। तो ब्लॉक ए का कुछ मास होगा एम ए इंटू जी, अगेन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट हम डायरेक्शन को सोच रहे हैं। ब्लॉक बी का कुछ वेट होगा एम बी इंटू जी, ठीक है। ब्लॉक ए के ऊपर बी की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एन ए बी कह दो इसे, ए और बी के बीच की नॉर्मल रिएक्शन है। यही नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक बी पे लग जाएगी, यही नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक बी पे लग गई। और इसके अलावा कोई और एक्सटर्नल फोर्स इन पे लगाया नहीं जा रहा, कोई बंदा कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, दोनों को वी वेलोसिटी से धक्का मार के छोड़ दिया है। तो ये है इनके फ्री बॉडी डायग्राम बिना फ्रिक्शन के। अच्छा हाँ, ग्राउंड की वजह से भी लगेगी ब्लॉक बी पे, ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, इसको एन बी कह देते हैं। तो ये एन ए बी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है। तो दोनों के हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए बिना फ्रिक्शन के। दोनों की वेलोसिटी सेम दे रखी है वी वी इनिशियली, जिससे उनको पुश किया। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों डायग्राम में क्या कोई रिलेटिव मोशन होने की संभावना है? क्या कोई रिलेटिव, कोई भी फोर्स देखो हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्ट ही नहीं कर रहा, कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्ट नहीं कर रहा, और इनिशियली जो इनको वेलोसिटी दी गई है वो भी सेम दी गई है। तो हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में, वो सोचो कितनी है। ब्लॉक ए की इनिशियल वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, वी माइनस वी, वी ए माइनस वी भी कर रहा हूं, वी माइनस वी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। मतलब ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए की इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, और दूसरी बात, ब्लॉक ए पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स भी नहीं लग रहा। तो कोई स्लिपिंग होने की टेंडेंसी ही नहीं है, यहां पे कोई स्लिपिंग होने की टेंडेंसी ही नहीं है बिना फ्रिक्शन के, तो फ्रिक्शन एक्ट भी नहीं करेगी। फ्रिक्शन सिर्फ तब एक्ट करती है जब स्लिपिंग होने की टेंडेंसी हो। अब उसके बाद स्लिपिंग को वो रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी वो बाद में हम देखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहां पे देखो कोई स्लिपिंग होने की टेंडेंसी नहीं है, वेलोसिटी भी सेम दी गई है, फोर्सेस भी कोई है नहीं जो उनकी मोशन को चेंज कर सके। तो ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे वी वेलोसिटी से चलते रहेंगे, इवन इफ इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है तब भी। रफनेस होने की वजह से भी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही यहां पे, क्योंकि रिलेटिव मोशन होने की कोई टेंडेंसी नहीं है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान में रखनी है ये बातें। आगे बढ़ते हैं, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन 4 में देखो क्या हो रहा है, एक वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है, दोनों के मासेस दिए हुए हैं, थीटा दिया हुआ है। अगेन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ब्लॉक का भी वेज का भी, और सारे सरफेसेस रफ है, ठीक है। और सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं अपन, रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, इनिशियली एवरीथिंग इज एट रेस्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो अगेन थॉट प्रोसेस वही रहेगा, पहले मैं बिना फ्रिक्शन के बाकी सारे फोर्सेस बनाता हूं। तो mg, स्मॉल m का mg, इस mg के दो कंपोनेंट होंगे वो भी बना लेते हैं। एक mg साइन थीटा होगा अलोंग द इंक्लाइन, एज यूजुअल अपन बहुत सारे सवाल इसके ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। mg के कंपोनेंट्स, इंक्लाइन के अलोंग mg साइन थीटा आता है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg कॉस थीटा आता है।
एक इंक्लाइन की वजह से ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी इस तरह से, और इसके अलावा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और कोई फोर्स नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, और कैपिटल एम पे कैपिटल एम जी नीचे एक ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, उसको कुछ और नाम दे देते हैं, N1 बोल देते हैं, और एक इस ब्लॉक की वजह से कैपिटल एम पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरह की। जितना कैपिटल एम ने, वेज ने जितनी नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे लगाई, यही इक्वल एंड अपोजिट होके वेज पे भी लगेगी। और ये N1 किसने लगाया? ग्राउंड ने वेज पे लगाया, तो ये N1 इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे लग रहा होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, स्टेप 1 थॉट प्रोसेस का, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम विदाउट एनी फ्रिक्शन। ठीक है, अब क्या करना है? नाउ थिंक अबाउट रिलेटिव मोशन, इफ एनी रिलेटिव मोशन कैन हैपन और नॉट। तो देखो पहले वेज का देखते हैं, पहले वेज इजी है। इस वेज और ग्राउंड के बीच की फ्रिक्शन के बारे में सोच रहा हूं। तो दिस इज द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे नजर डालो सभी बच्चों। वेज और ग्राउंड के बीच में ये है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर वेज राइट साइड जाना चाहेगा तो वेज पे लेफ्ट फ्रिक्शन लगेगी, अगर वेज लेफ्ट जाना चाहेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वेज पे राइट फ्रिक्शन लगेगी। तो सोच के देखो बच्चों, ये mg और n1 तो कोई लेफ्ट राइट मोशन करवाना नहीं चाह रहे। ये जो n है, इस n का एक कंपोनेंट लेफ्ट है, एक कंपोनेंट डाउन है। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट लेफ्ट है और एक कंपोनेंट डाउन है। तो ये जो इस नॉर्मल रिएक्शन का लेफ्ट कंपोनेंट है, ये वेज की लेफ्ट साइड में मोशन करवाना चाह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेज लेफ्ट मूव करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के सरफेस की वजह से इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो कहां लगेगी? हेंस राइट। थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं यहां पे। तो फ्रिक्शन वेज पे किस डायरेक्शन में लगेगी? राइट साइड। ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन को मैंने N1 नाम दिया है, तो ग्राउंड की वजह से ये दूसरा कांटेक्ट फोर्स है अलोंग द सरफेस वाला, इसको मैं सिमिलर नाम दे रहा हूं F1। ठीक है, तो ये जो F1 है राइट साइड लगेगा वेज पे, यही F1 इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे लग जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ग्राउंड ने वेज पे राइट फ्रिक्शन लगाई, क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेज लेफ्ट जाना चाह रहा है। क्यों जाना चाह रहा है? बिकॉज ऑफ दिस N का लेफ्ट वाला कॉम्पोनेंट। अब सिमिलरली हमें सोचना है वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहां जाना चाह रहा है। मोशन के ऑपोजिट नहीं लगती है बच्चों फ्रिक्शन, बार बार बोल रहा हूं मैं, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट लगती है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमेशा नहीं सोचना। जो भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरा सरफेस सोचना है। तो वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहां जाना चाह रहा है उसके बारे में सोचते हैं। तो वेज के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं ब्लॉक वेज के अंदर तो घुस नहीं सकता, ऊपर हवा में उड़ नहीं सकता, वेज कंस्ट्रेंट वाली बातें अपनी पुरानी। तो या तो डाउन जाएगा या अप जाएगा। अप ले जाने वाला कोई फोर्स है नहीं इस पे, अप ले जाने वाला कोई फोर्स है नहीं, डाउन द इंक्लाइन ही स्लिपिंग होगी। तो ब्लॉक की डाउन द इंक्लाइन स्लिपिंग होगी, तो ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगी ड्यू टू वेज स्लिपिंग होने की टेंडेंसी डाउन द इंक्लाइन है। अब पता नहीं होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन की वैल्यू पे, बट बिना फ्रिक्शन के ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन यहां पे लगेगी एफ। एफ फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगी। ये किसने लगाई ब्लॉक पे? वेज ने लगाई ब्लॉक पे। तो यही फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके यहां वेज पे भी लगेगी, देखो डाउन द इंक्लाइन। बहुत ध्यान से बनाना है। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इस एफ का लेना देना इस एन से होता है। वैल्यू की अभी हम इस वीडियो में कोई बात नहीं कर रहे, बट सिंबल्स है ना, एक आदत डाल लो, बहुत अच्छी आदत रहेगी कि ये जो सिंबल तुमने यहां पे अगर एन डैश सिंबल यूज किया है तो यहां एफ डैश सिंबल यूज करो। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक और वेज के बीच के कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। ये वेज ने ब्लॉक पे ये नॉर्मल रिएक्शन लगाई है, वेज ने ही ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन लगाई है। तो इनकी जो नेमिंग है ना वो सिमिलर किया करो। अगर यहां एन डैश मान रहे हो तो यहां एफ डैश मानो, यहां N2 मान रहे हो तो यहां F2 लिख लो, ताकि क्लैरिटी रहे हमें कि ये दोनों इकट्ठे एक वेज ने ही ब्लॉक पे लगाए हैं। तो मैंने यहां सिंपली एन लिखा था तो यहां सिंपली एफ लिख दिया, एफ फॉर फ्रिक्शन। तो यही एफ और एन इक्वल एंड अपोजिट होके यहां लग रहे हैं। ये F1 N1 किसने लगाए? ग्राउंड ने वेज पे लगाए, ग्राउंड क्योंकि कॉन्टैक्ट में था, तो इन दोनों के इक्वल एंड अपोजिट होके वापस ग्राउंड पे लग रहे हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं ये। आई होप चीजें चमक रही होंगी।
इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हमें एफबीडी ही नहीं बनाना आया तो हम क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे, वैल्यूज ही नहीं, गलत सोचेंगे। फिर अगर फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत होगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा, इक्वेशंस में कंपोनेंट्स भी गलत बन जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखो और सवालों के थ्रू और अच्छे से समझते हैं इसको। उससे पहले एक नोट नंबर 4 और लिख लो, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, यहां पे डिटेल में अच्छे से लिख लो। जो स्लिपिंग शब्द हमने लिखा था, स्लिपिंग का मतलब रिलेटिव मोशन है, नोट कर लो सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में अगेन सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने। ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक बी रखा है, ब्लॉक बी पे राइट साइड एफ फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर एक ब्लॉक ए रखा है, और सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, एफ फोर्स लगना शुरू हुआ, सारे सरफेसेस रफ हैं, केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने। तो अगेन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बिना फ्रिक्शन के एक बार बाकी फोर्सेस बना लेते हैं। तो ब्लॉक ए का कुछ मास होगा इनटू जी, एक इस पे ब्लॉक ए पे नॉर्मल रिएक्शन का नाम मैं रख रहा हूं NAB। ये ब्लॉक बी की वजह से ब्लॉक ए पे नॉर्मल रिएक्शन, यही नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक बी पे लग रही होगी डाउन डायरेक्शन में, NAB। इसके अलावा बी ब्लॉक पे एक एफ फोर्स भी लग रहा है, एक ब्लॉक बी पे उसका वेट MB इंटू जी, और एक ग्राउंड की वजह से ब्लॉक बी पे नॉर्मल रिएक्शन, इसका नाम मैं रख देता हूं NB। यही NB इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे भी लग रही होगी। तो दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम्स विदाउट फ्रिक्शन। फर्स्ट स्टेप, बिना फ्रिक्शन के ये फ्री बॉडी डायग्राम है, सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है। अब सोच लो बच्चों कि अगर कोई फ्रिक्शन ना होती तो ब्लॉक ए पे देखो कोई लेफ्ट राइट फोर्स नहीं है, ब्लॉक ए यहीं का यहीं बैठा रहता, इनिशियली रेस्ट पे था, कोई फोर्स भी नहीं लग रहा इस पे लेफ्ट राइट, तो ब्लॉक ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहीं बैठा रहेगा। ब्लॉक बी जो है वो इस कैपिटल एफ फोर्स की वजह से राइट साइड जाना चाह रहा है, और ग्राउंड तो ऑब्वियसली रेस्ट पे है ही। तो बिना फ्रिक्शन के कहानी समझना बहुत आसान है। अब फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन आ गई तो अब वो क्या करेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोचते हैं पहले। ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे मेरी नजर है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन कहां लगेगी ये सोच रहा हूं मैं। तो ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच की फ्रिक्शन के बारे में सोचना है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी राइट साइड मूव करना चाह रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एफ, तो फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी लेफ्ट साइड लगेगी ड्यू टू ग्राउंड। नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन एफ बी नाम क्यों रखा मैंने इसका, इस एफ बी यहां क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का नाम मैंने NB रखा है तो इसका नाम FB रख दिया। सिमिलर नाम रखता हूं, अगली वीडियो में ये चीज बड़ी काम आएगी। ग्राउंड ने जो नॉर्मल लगाई है वही उसी सिंबल में ही ग्राउंड ने ही ये फ्रिक्शन लगाई है अलोंग द सरफेस, और यही फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके वापस ग्राउंड पे भी लगेगी इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई कहानी ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच की फ्रिक्शन की। अब सिमिलरली ब्लॉक ए और बी के बीच की फ्रिक्शन, इस सरफेस पे जो फ्रिक्शनें एक्ट कर रही होंगी इक्वल एंड अपोजिट पेयर में, वो कैसी होंगी। तो ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में बी को सोचो, अब रिलेटिव मोशन सोचनी है। अगेन ब्लॉक ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए कहीं नहीं जाना चाह रहा बिकॉज इस पे कोई लेफ्ट राइट फोर्स ही नहीं लग रहा। ब्लॉक बी जो है वो राइट साइड जाना चाह रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल एफ, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी राइट साइड जाना चाह रहा है, तो ब्लॉक ए की वजह से ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो लेफ्ट साइड लगेगी। इसका नाम क्या रखूंगा, ब्लॉक ए की वजह से नॉर्मल रिएक्शन का नाम NAB रखा है तो इस फ्रिक्शन का नाम FAB रखूंगा सिमिलर तरीके से, और यही फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक ए पे लग जाएगी। आई होप चीजें चमक रही होंगी। फ्री बॉडी डायग्राम पे हम क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियोस में, बट अभी सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। आई होप क्लियर होगा। रिलेटिव मोशन को अपोज करने के हिसाब से फ्रिक्शन लगती है। और देखते हैं, देखो क्वेश्चंस नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 बिल्कुल सिमिलर सवाल है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जिसमें बस नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाने की बजाय ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया कैपिटल एफ, तो इसमें क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम वही स्टेप 1, MA इंटू जी, ब्लॉक ए का वेट, ब्लॉक ए पे लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ब्लॉक बी, कैपिटल एफ फोर्स जो एक्सटर्नली लग रहा है। पहले बिना फ्रिक्शन के सारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट किया, MB इंटू जी, यहां पे ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन NB, ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन NAB, ये हो गई।
और यही एनबी इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड। तो ये है बिना फ्रिक्शंस के फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगेन सबसे पहले ब्लॉक ए को देखो। ब्लॉक ए इस कैपिटल एफ की वजह से राइट साइड मूव करना चाह रहा है, ब्लॉक बी कहीं नहीं मूव करना चाह रहा, ग्राउंड तो ऑब्वियसली रेस्ट पे ही है। तो ब्लॉक ए राइट साइड मूव करना चाह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी भी वो राइट साइड मूव करना चाह रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल एफ। तो ब्लॉक बी की वजह से ए पे लगने वाली फ्रिक्शन कहां लगेगी? लेफ्ट साइड लगेगी। इसका नाम क्या रखेंगे? एफ ए बी नाम रखेंगे। इस एफ ए बी का लेना देना एन ए बी से होगा, अगले वीडियो में देखेंगे। और यही एफ ए बी इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक बी के ऊपर वाले सरफेस पे लग जाएगी इस तरह से, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि ये एफ ए बी आ गया है, ब्लॉक ए को जैसे ही कोई बंदा राइट साइड में खींचने की कोशिश करेगा तो ये फ्रिक्शन अपोज करेगी। ठीक है, और यही फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके, मतलब चाहती क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन चाहती है कि ब्लॉक बी भी ए के साथ साथ चले। फ्रिक्शन है ना, ऐसा नहीं चाहती कि मोशन ही ना हो। फ्रिक्शन चाहती है कि जो भी चीजें मूव कर रही है ना वो साथ साथ मूव करें, उनके बीच में इस तरह की स्लिपिंग ना हो, साथ साथ चलें दोनों सरफेसेस। तो अगर दोनों सरफेसेस साथ साथ चलाना चाह रही है फ्रिक्शन, तो देखो ब्लॉक बी पे ये वाली राइट साइड फ्रिक्शन जो लगी, ये ब्लॉक बी को राइट साइड मूव करवाना चाह रही है, ब्लॉक ए और बी के बीच में स्लिपिंग को अपोज कर रही है। अब क्योंकि ये फ्रिक्शन आ गई जो कि राइट साइड मूव करवाना चाह रही है, तो ग्राउंड और ब्लॉक बी की फ्रिक्शन भी जिंदा हो जाएगी। ये फ्रिक्शन ब्लॉक बी को राइट साइड मूव करवाना चाह रही है क्योंकि, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी राइट साइड मूव करना चाह रहा है, तो ग्राउंड की वजह से लगने वाली जो फ्रिक्शन होगी वो लेफ्ट लगेगी। एफ बी उसका नाम रखेंगे क्योंकि ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन एन बी लगाया। जो सिंबल नॉर्मल का रख रहे हो वही सिंबल फ्रिक्शन का भी रखो, और यही फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे एक्ट कर रही होगी टुवर्ड्स राइट। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी किस तरह से हम सोचते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन को। ठीक है, डायरेक्टली कोई पुशिंग पुलिंग वाला फंडा नहीं है, इसी वजह से इसको आखिरी टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम बाकी सारे फोर्सेस पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स वगैरह वगैरह। फ्रिक्शन को आखिर में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन में बड़े पंगे होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इतना आसान नहीं होता। बट चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी यहां पे किस तरह से एफबीडी बन रहे हैं। और देखो इलस्ट्रेशन सेवंथ, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फिर से सिमिलर सिचुएशन है, बस इस बार 2 की जगह 3 ब्लॉक हो गए, बीच वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहे हैं। तो अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। ब्लॉक ए पे एम ए इंटू जी नॉर्मल रिएक्शन, एन ए बी बोल देते हैं। ब्लॉक बी की वजह से ब्लॉक ए पे इस सरफेस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, ये एन ए बी, यही एन ए बी इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक बी पे डाउन लग रही होगी। ब्लॉक बी का एम बी इंटू जी। जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज यार पुरानी वीडियोस देखो, अगर तुम्हें बाकी फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाने आते तो फ्रिक्शन के भी नहीं समझ में आएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम वाली वीडियो यहां पे देख सकते हो एक बार पुरानी। बी ब्लॉक पे सी की वजह से ब्लॉक बी पे इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन, इसका नाम रख देते हैं एनबीसी। बी और सी के बीच की नॉर्मल रिएक्शन, यही नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक सी पे डाउन लग जाएगी। इसके अलावा सी का अपना खुद का कुछ वेट होगा, एम सी इंटू जी, मास ऑफ सी इंटू जी, और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की वजह से सी पे लग रही होगी अप, यही एनसी इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे लग रही होगी। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम्स, और एक ही कैपिटल एफ, ब्लॉक बी पे लग रहा है कैपिटल एफ। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम्स विदाउट फ्रिक्शन। दीज आर फ्री बॉडी डायग्राम्स विदाउट फ्रिक्शन। अब बिना फ्रिक्शन के कौन मूव करना चाह रहा है? देखो ब्लॉक बी पे राइट साइड फोर्स लग रहा है एफ, तो ब्लॉक बी राइट साइड मोशन करना चाहता है, बाकी कोई लेफ्ट राइट मूव नहीं करना चाह रहा। मतलब अगर कोई फ्रिक्शन ना होती तो ब्लॉक बी राइट साइड मूव कर जाता, ब्लॉक ए जो है वो सी के ऊपर गिर जाता और ब्लॉक बी यहां से भाग जाता। लेकिन अब फ्रिक्शन आ गई, अब वो क्या करेगी? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। तो सबसे पहले जो ब्लॉक मूव करना चाहता है ना उसी को सबसे पहले देखा करो। जैसे ये ब्लॉक बी राइट साइड मूव करना चाह रहा है, तो इस पे हम बोल सकते हैं सी के रिस्पेक्ट में भी ये ब्लॉक बी राइट साइड मूव करना चाहता है, क्योंकि सी तो कहीं जाना नहीं चाह रहा भाई, ब्लॉक ए भी कहीं नहीं जाना चाह रहा बिना फ्रिक्शन के। तो सी के रिस्पेक्ट में भी ब्लॉक बी राइट साइड मूव करना चाहता है, ए के रिस्पेक्ट में भी ब्लॉक बी राइट साइड मूव करना चाहता है।
तो ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शनें लगेंगी वो लेफ्ट लगेंगी, सी की वजह से एफ बी सी वाली फ्रिक्शन इस सरफेस पे लेफ्ट, और ए की वजह से ब्लॉक बी के टॉप सरफेस पे फ्रिक्शन लेफ्ट, एफ ए बी। ठीक है, अगेन तुम देख सकते हो इस एफ ए बी का सिंबल एन ए बी के जैसा है, एफ बी सी का सिंबल एन बी सी के जैसा है। अब ये वाली एफ ए बी फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक ए के नीचे वाले सरफेस पे लग रही होगी, एफ ए बी, और ये एफ बी सी इक्वल एंड अपोजिट होके ब्लॉक सी के ऊपर वाले सरफेस पे लग रही होगी, इस तरह से एफ बी सी। अब देखो देखो चाह क्या रही है फ्रिक्शन, फिर से अगेन सोच के देख सकते हो। ब्लॉक बी राइट साइड जाना चाह रहा था बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या चाह रही है, बी और ए के बीच की फ्रिक्शन ब्लॉक ए पे राइट साइड लग रही है, मतलब फ्रिक्शन चाहती है कि ब्लॉक ए भी बी के साथ साथ चले, वो स्लिपिंग नहीं चाहती, वो मोशन टुगेदर, मोशन टुगेदर मींस नो स्लिपिंग चाहती है। ठीक है, मोशन टुगेदर मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन मतलब नो स्लिपिंग, दैट इज द चॉइस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सी पे देखो, सी पे जो फ्रिक्शन लगी ब्लॉक बी की वजह से वो भी राइट साइड लग रही है, चेक कर सकते हो, मतलब फ्रिक्शन चाहती है कि ब्लॉक सी भी बी के साथ साथ लगे। अब क्योंकि ये वाली फ्रिक्शन ब्लॉक सी को राइट साइड मूव करवाना चाह रही है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक सी राइट मूव करना चाह रहा है, तो ग्राउंड की वजह से लगने वाली फ्रिक्शन ब्लॉक सी पे लेफ्ट लग जाएगी। जो ये वाला सरफेस है, इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगी ग्राउंड की वजह से ब्लॉक सी पे, दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। उसका नाम क्या रखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन का नाम मैंने एनसी रखा है, तो फ्रिक्शन का नाम एफसी रखूंगा, और यही फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होके ग्राउंड पे राइट साइड लग जाएगी, इस तरह से एफसी। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी किस तरह से फ्रिक्शन एक्ट हो रही है सभी सवालों में। और देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8, अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट। एक बंदा रेस्ट पे खड़ा है और उसने कुछ v स्पीड अटेन कर ली आफ्टर सम टाइम, एफबीडी बनाना है। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें आ गई, हम खड़े हैं, हमें भागना है। अब देखो v वेलोसिटी अटेन करनी है, उसको राइट साइड में करनी है, मान लो राइट साइड में इसकी मोशन हो रही है, राइट साइड में इसकी मोशन हो रही है, वी स्पीड इसने अटेन कर ली। अब 0 से वी स्पीड अटेन कर रहा है ये पर्सन, तो इसकी एक्सलरेशन भी राइट साइड ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि भाई वेलोसिटी 0 से बढ़कर v हुई है, तो मोशन भी राइट साइड है, तो एक्सलरेशन भी राइट साइड है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ना, स्पीड बढ़ना मतलब एक्सलरेशन और वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन में होना। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सलरेशन प्रोवाइड कौन करेगा, हम भागते किस वजह से हैं, कोई हमें पीछे से आके तो धक्का देता नहीं। एक ब्लॉक को मूव करवाने के लिए हम उसको पुश या पुल करते हैं, तो वो मूव करता है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन हम खुद को मूव करवाने के लिए तो खुद को तो पुश या पुल नहीं करते ना, हम अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके खुद ही दौड़ पड़ते हैं। अब वो कैसे दौड़ते हैं, कौन सा फोर्स है जो हमें मोशन में या एक्सलरेशन में मदद करता है। तो भाई अगर हम अपना खुद का या पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो mg जो होगा वो तो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो जो भी पांव ग्राउंड के कांटेक्ट में है वहां पे लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल अप में ही लगेगी अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां mg और नॉर्मल तो हमारी लेफ्ट राइट एक्सलरेशन में कोई मदद कर नहीं रहे, तो कौन है जो एक्सलरेशन राइट साइड प्रोवाइड करेगा, तो हम बोलेंगे कि भाई जो पांव हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में है, द फुट विच इज इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, वहां पे एक फ्रिक्शन लग रही होगी, इस तरह से ये फ्रिक्शन लग रही होगी, और यही फ्रिक्शन एक्सलरेशन का कारण बनेगी। अब ये फ्रिक्शन आई क्यों, सवाल ये उठता है, मतलब हमें दौड़ने के लिए करना क्या होता है। अगर हम राइट साइड दौड़ना चाह रहे हैं, राइट साइड एक्सलरेट होना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ग्राउंड पे पहले ये लेफ्ट साइड कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं अलोंग द ग्राउंड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं एफ लेफ्ट साइड। हमारा जो पांव है, शूज के थ्रू हम ग्राउंड पे लेफ्ट साइड फोर्स अप्लाई करते हैं अलोंग द ग्राउंड, और वही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होके अलोंग द ग्राउंड हमारे पांव पे, हमारे फुट पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से हम एक्सलरेट कर पाते हैं। अब क्योंकि ये अलोंग द सरफेस वाला फोर्स है, तो इसी को फ्रिक्शन कहते हैं, मतलब फ्रिक्शन हमें मोशन स्टार्ट करने में हेल्प करती है। अगर ग्राउंड स्मूथ है, अगर कोई ग्राउंड स्मूथ है,
वहां पे आप खड़े हुए, तुम कितने ही अपने पांव चलाने की कोशिश करो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक स्मूथ ग्राउंड के ऊपर, परफेक्टली स्मूथ ग्राउंड के ऊपर दौड़ना या चलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, फ्रिक्शन इज वेरी मच नेसेसरी टू इंक्रीज यूर स्पीड फ्रॉम 0 टू V। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रिक्शन लग रही है पांव पे। दिस इज द फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड ड्यू टू पर्सन, एंड दिस इज द फ्रिक्शन along the motion on person। तो कई बच्चे है ना, बहुत ही गलत चीज रटके हुए बैठे होते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है। अगेन बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करती, फ्रिक्शन रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करती है। अब अगर तुम्हें रिलेटिव स्लिपिंग वाली बात से या रिलेटिव मोशन वाली बात से समझना है तो तुम बोल सकते हो कि भाई इस बंदे ने दौड़ने के लिए किया क्या। इस बंदे ने दौड़ने के लिए अपने पांव की मदद से, अपने फुट की मदद से, शूज की मदद से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेला, ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेला। तो इसका जो, या ऐसे बोल दो, ग्राउंड की रिलेटिव मोशन करवानी चाहिए खुद के रिस्पेक्ट में लेफ्ट। तो ग्राउंड की रिलेटिव मोशन खुद के रिस्पेक्ट में लेफ्ट करवानी चाहिए, खुद की मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट करवानी चाहिए। लेकिन ये जो पांव है, ये पांव सचमुच स्लिप नहीं कर रहा होता। अगर मान लो यहां पे कोई केले का छिलका पड़ा हुआ है, या मान लो बहुत ही कोई ऑयल है मान लो, तो ये पांव स्लिप करता है। अदरवाइज पांव स्लिप नहीं करेगा। पांव स्लिप नहीं करेगा तो हम अगली वीडियो में इसको देखेंगे कि इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कि भाई स्लिपिंग की टेंडेंसी, यहां पे स्लिपिंग की टेंडेंसी इस पांव की कैसी है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन सिर्फ टेंडेंसी है। अगर कोई केले का छिलका पड़ा होगा यहां पे, या कोई ऑयल पड़ा होगा, तो इसका पांव कहां स्लिप करेगा, लेफ्ट साइड स्लिप करेगा, क्योंकि ये बंदा ग्राउंड को लेफ्ट साइड में स्लिप करवाने की कोशिश कर रहा है। और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हुई तो इसका पांव लेफ्ट साइड स्लिप कर जाएगा। क्योंकि वो लेफ्ट साइड स्लिप कर जाएगा तो हेंस इस पे फ्रिक्शन राइट लग रही है। ठीक है, अब फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी, फ्रिक्शन, ये वाली फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी, उतना ये बंदा अच्छे से एक्सलरेट कर पाएगा। तो फ्रिक्शन हमें ज्यादा चाहिए होती है अगर हमें ज्यादा एक्सलरेट से दौड़ना है तो इसी वजह से देखो, जो रनर्स होते हैं, जो ओलंपिक्स में प्रोफेशनली जो रनिंग करते हैं, वो स्पाइक्स वाले जूते पहनते हैं। या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हम बात करें, क्रिकेट, फुटबॉल, जूते जो होते हैं, शूज जो होते हैं, उनमें नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं। और जितने बढ़िया ब्रांड के जूते हैं, बढ़िया क्वालिटी के जूते हैं, उतने अच्छा, उसमें उतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है शूज और ग्राउंड के बीच में। तो जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन, उतनी ज्यादा एक्सलरेशन से बंदा दौड़ पाएगा। बाकी हाँ, फ्रिक्शन की वैल्यू बंदे की एनर्जी पे, बंदे की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है। बंदा स्ट्रांग कितना है, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से वो ग्राउंड को लेफ्ट साइड पुश कर पाएगा और खुद को अलोंग द ग्राउंड ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करवा पाएगा। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक दौड़ते हुए बंदे पे, एक्सलरेट करते हुए बंदे पे फ्रिक्शन अलोंग द मोशन लगती है और फ्रिक्शन ही उसे एक्सलरेट करने में मदद करती है। सिमिलरली इसका उल्टा भी है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, कि अगर एक बंदा ऑलरेडी दौड़ रहा है, एक बंदा ऑलरेडी दौड़ रहा है, मान लो राइट साइड में दौड़ रहा है, और उसकी स्पीड डिक्रीजिंग है, स्पीड डिक्रीजिंग है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे दौड़ रहा है, स्पीड डिक्रीजिंग है। स्पीड डिक्रीजिंग मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब एक्सलरेशन वेक्टर जो होगा वो मोशन के ऑपोजिट होगा। तो इसका एक्सलरेशन वेक्टर किस साइड है, लेफ्ट साइड है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड घट रही है, मोशन के या वेलोसिटी के ऑपोजिट है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक दौड़ते हुए बंदे को रुकने में कौन मदद करता है, या कैसे रुकता है बंदा। ये बंदा अब दौड़ रहा है, इसे रुकना है या अपनी स्पीड कम करनी है, तो ये बंदा क्या करता है, इस बंदे को फोर्स कैसा चाहिए रुकने के लिए। mg नॉर्मल तो अगेन तुम देख सकते हो कोई मदद कर नहीं रहे भाई, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ये दोनों तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये तो कोई लेफ्ट राइट लग नहीं रहे। तो रुकने में कौन मदद करेगा, जब तक बंदे को कोई लेफ्ट साइड में फोर्स नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी स्पीड को डिक्रीज नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड एक्सलरेशन है f। तो ये बंदा क्या है, इसको लेफ्ट साइड में फोर्स चाहिए खुद के पांव पे f। तो ये बंदा ग्राउंड को धक्का मार रहा होता है अपने पांव की मदद से, राइट साइड में ये बंदा ग्राउंड को पुश कर रहा होता है अगर उसे रुकना है तो, अलोंग द सरफेस एफ फोर्स लगा के, और यही एफ फोर्स उसके पांव पे लेफ्ट साइड लग जाता है,
जब एक बंदे को रुकना होता है, दौड़ते हुए बंदे को रुकना होता है, तो वो ग्राउंड को मोशन की डायरेक्शन में पुश कर रहा होता है अलोंग द सरफेस, और यही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अलोंग द सरफेस उसके पांव पे लग जाता है, जिससे ये एक्सलरेशन आती है, जिसकी वजह से रिटार्डेशन या स्पीड में कमी आती है। तो अब इफेक्टिवली अब स्लिपिंग की बात करें फिर से सिमिलर, तो अगर ये अब मान लो नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ है इसके पांव के नीचे, और तो क्या होगा, ये कहां जाके गिरेगा ये बंदा, या इसका पांव कहां फिसलेगा, तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन जो है वो स्लिपिंग के अपोजिट लगती है। तो इसका मतलब अगर ये फ्रिक्शन की किसी वजह से कमी हो गई, ऑयल बिछा हुआ है या पानी है या केले का छिलका है वट एवर, तो बंदे का पांव कहां स्लिप करेगा, ये पांव राइट साइड में स्लिप करेगा। फ्रिक्शन स्लिपिंग के अपोजिट लगती है। तो अगर फ्रिक्शन की कमी हुई, स्मूथ सरफेस हुए, तो बंदे का ये पांव राइट साइड स्लिप करेगा। और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट हुई, बंदे ने स्पाइक्स वाले जूते पहने हुए हैं, बढ़िया ग्राउंड पे दौड़ रहा है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगी और इसके रिटार्डेशन का कारण बनेगी। आई होप चीजें क्लियर होंगी। ये वाली फ्रिक्शन अगेन मैं लिख देता हूं, दिस फ्रिक्शन इज ऑन ग्राउंड। तो बस बेसिकली ये तीन फोर्सेज हैं अपने जो बंदे पे लग रहे हैं। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन। आई होप क्लियर होंगी चीजें। फ्रिक्शन किस तरह से एक्ट करती है, कोई गारंटी नहीं है फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगे। बार बार कह रहा हूं मैं, फ्रिक्शन कहीं भी लग सकती है डिपेंडिंग ऑन जो दो चीजें कांटेक्ट में। मैं पूरे बंदे को नहीं देख रहा, मैं सिर्फ उसके पांव को देख रहा हूं, क्योंकि उसका पांव कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, तो पांव पे लगनी है फ्रिक्शन। तो पांव, और स्लिप भी होना है तो पूरा बंदा नहीं स्लिप होना, उसका पांव फिसलता है, बंदा नहीं फिसलता कभी, पांव फिसलता है। तो बेसिकली पांव इसका अगर फिसलेगा तो राइट साइड फिसलेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट लग रही है, वो इसने ऐसा चाहा इस वजह से लग रही है, इसने ग्राउंड को राइट साइड अलोंग द सरफेस पुश किया। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें, बार बार रिपीट नहीं करते, आगे बढ़ते। इलस्ट्रेशन नंबर 10। भाई अब बंदा कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है तो क्या होगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगेन वही mg नॉर्मल, तो वैसे के वैसे लगेंगे mg नॉर्मल इस तरह से। कांस्टेंट स्पीड है, अगर फ्रिक्शन उल्टा सोच के देखो, भाई स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक्सलरेशन जीरो है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई कर्व्ड पाथ नहीं है, ठीक है, लिख भी लो ये चीज। ड्रॉ अ वीडियो पर्सन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड कर लो, प्रॉपर लैंग्वेज। डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है वेलोसिटी का, तो एक्सलरेशन जीरो है। एक्सलरेशन जीरो है तो हम सिंपली बोल सकते हैं भाई फ्रिक्शन ना लेफ्ट लगेगी ना फ्रिक्शन राइट लगेगी। ये बंदा ना तो ग्राउंड को लेफ्ट पुश कर रहा होगा ना राइट पुश कर रहा होगा, सिंपली दौड़ रहा है ये बंदा, और इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन यहां एक्ट नहीं कर रही, इवन इफ सरफेस रफ है, बट एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हुए बंदे पे ऑन एन एवरेज उसके पांव पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही होती, क्योंकि अगर लेफ्ट लग गई फ्रिक्शन तो पिछले एग्जांपल की तरह रिटार्डेशन हो जाएगी, राइट लग गई फ्रिक्शन तो उसकी एक्सलरेशन हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। आई होप क्लियर होगा। कांस्टेंट स्पीड से दौड़ने वाले बंदे के पांव पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही होती। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, आगे बढ़ते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 11। ड्रॉ एफबीडी ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग जंपिंग एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा जंप करना चाह रहा है। अब जंप कैसे करते हैं हम, ग्राउंड पे खड़े होके, मान लिया ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बंदा खड़ा है, ये बंदा किसी u स्पीड से और थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे इस तरह से जंप करना चाह रहा है, ठीक है। तो जंपिंग कौन करवाएगा हमें, जंपिंग कोई पीछे से आगे तो धक्का मारता नहीं है, हम खुद ब खुद जंप कर जाते हैं। कैसे, तो देखो उल्टा सोचो अगेन कि भाई इनिशियली हम रेस्ट पे, ये बंदा इनिशियली रेस्ट पे है, इसको एक u वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहिए थीटा एंगल पे, तो भाई इसको जो एक्सलरेशन चाहिए हम बोल सकते हैं वो भी जीरो स्पीड से u स्पीड चाहिए इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में उसको एक्सलरेशन चाहिए, तभी उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी u। और ये वेलोसिटी एक्सलरेशन लाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फोर्सेस चाहिए होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द जंपिंग, ड्यूरिंग जंपिंग की बात करनी है, जंप करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली भाई उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगी, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर में। u और थीटा अगर हमें पता है तो हम रेंज, मैक्सिमम हाइट वगैरह सब निकाल सकते हैं। लेकिन जंपिंग ये होती कैसे है, बंदा खुद ब खुद जंप करता कैसे है, वो हम समझ रहे हैं। तो ड्यूरिंग द जंपिंग बंदे को इसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन चाहिए, इसी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तभी वो जंप कर पाएगा।
तो राइट साइड में बंदे को कौन फोर्स लगा रहा है? किसी ने पीछे से आके तो धक्का मारा नहीं है। तो अगर हम उल्टा सोचते हैं तो हम बोल सकते हैं बंदे पे राइट साइड में कौन कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन का। अलोंग द सरफेस तो कौन फोर्स लगा सकता है? फ्रिक्शन ही लगा सकती है। तो उल्टा सोचते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं बंदे पे फ्रिक्शन राइट साइड लगेगी, और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन फोर्स लगाएगा? वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। इन दोनों की वजह से बंदे को कुछ थीटा एंगल पे या ऐसे बोल दो एन के साथ mg भी तो लग ही रहा है, बंदे पे ग्राउंड mg भी है। तो हम ये बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स है n माइनस एम जी, हॉरिजॉन्टल में है f। ये n माइनस एम जी और f मिलके टोटल फोर्स जो है इस बंदे पे, टोटल फोर्स जो है वो थीटा एंगल पे अगर बन गया, अगर इस बंदे पे टोटल फोर्स f टोटल वेक्टर, अगर ये टोटल फोर्स थीटा एंगल पे बन गया तो बंदा थीटा एंगल पे जंप कर जाएगा। ठीक है, अब ये फोर्स आएगा कहां से भाई? अपने आप ये फ्रिक्शन कैसे जिंदा हो गई? मतलब जब हम जंप कर रहे होते हैं तो एक तो हम ग्राउंड को नीचे पुश करते हैं, ग्राउंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हमें जंपिंग अप में मदद करता है। देखो थीटा एंगल पे जंप करना है, इसके दो मतलब है, इसको दो कंपोनेंट फॉर्म में सोचो कि हमें एक तो u cos थीटा की वेलोसिटी राइट साइड चाहिए और एक u sin थीटा की वेलोसिटी अप चाहिए। हमें हॉरिजॉन्टली राइट भी जाना है और हमें ऊपर भी उड़ना है हवा में। तो हवा में कौन उड़ाएगा? हवा में हमें ये नॉर्मल रिएक्शन का एक इंपल्स उड़ाएगा। नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी देर के अंदर हमें ये वेलोसिटी, अपवर्ड वेलोसिटी दे देगा। कैसे दे देगा? जब हम अगर ग्राउंड को डाउन पुश करेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन हम पे अप लगेगी और ये हमें अपवर्ड वेलोसिटी देने का काम करेगी, अपवर्ड एक्सलरेशन देने का काम करेगी। और ये फ्रिक्शन हमारे पांव पे कैसे लगेगी? अगर हम ग्राउंड को लेफ्ट पुश करेंगे तो राइट में हमें फ्रिक्शन लगेगी, जैसे बंदे ने रिटार्ड होने के लिए या एक्सलरेट होने के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही जंपिंग के लिए भी बंदा, कोई भी पर्सन ऐसे ही करता है। तो ये पर्सन ग्राउंड को लेफ्ट पुश करेगा अलोंग द सरफेस, तो ग्राउंड उसे राइट अलोंग द सरफेस उस पर एक फोर्स लगा देगा F। दिस F इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। इन तीनों का रिजल्टेंट मिलके अगर इस डायरेक्शन में हुआ, ड्यूरिंग जंपिंग की बात है ये डायग्राम किसका है? ड्यूरिंग जंपिंग का फ्री बॉडी डायग्राम है। आई होप क्लियर होंगी। इन तीनों का रिजल्टेंट अगर इस तरह से थीटा एंगल पे आ गया तो बंदा थीटा एंगल पे जंप कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो भाई हमने इतनी सारी इलस्ट्रेशंस में क्या सीखा कि भाई फ्रिक्शन भी तभी लगती है जब कांटेक्ट हो दो सरफेसेस के बीच में, और सेकंड नॉर्मल रिएक्शन भी तभी लगती है जब कांटेक्ट हो दो सरफेसेस के बीच में। तो अगर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है इस फ्रिक्शन का, कोई भी दो सरफेस हो, मूविंग हो, चाहे स्लिपिंग हो, चाहे नो स्लिपिंग हो, व्हाटएवर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इनके रिजल्टेंट को ही कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। बेसिकली ये फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स के ही दो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि दोनों सिर्फ कांटेक्ट होने पर ही एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड है, ग्राउंड पे ब्लॉक रखा है, ब्लॉक की मान लेते हैं रिलेटिव मोशन राइट साइड हो रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या टेंडेंसी है मोशन की राइट साइड में, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगी? फ्रिक्शन ब्लॉक पे लेफ्ट लगेगी और नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे वर्टिकल अप डायरेक्शन में लगेगी। तो बेसिकली कांटेक्ट फोर्स बीच में कहीं लगेगा। इसी कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं ये, लेफ्ट वाली फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। हमने अलग अलग टॉपिक्स में इनको पढ़ा है। नॉर्मल रिएक्शन को हमने स्टार्टिंग में फ्री बॉडी डायग्राम वाली वीडियो में समझा था, फ्रिक्शन को हमने आज इस वीडियो में समझा है। ये बेसिकली कांटेक्ट फोर्स के ही दो कंपोनेंट है। कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? जो ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स और ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रही है कुछ, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के चलते ये कांटेक्ट फोर्स आ रहा है, जिसके सरफेस के अलोंग और सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन का नाम क्या है? नॉर्मल शब्द है उसमें। ये नॉर्मल कौन है? वही टेंजेंट नॉर्मल वाला, मैथ्स का टेंजेंट नॉर्मल वाला ही नॉर्मल है। टेंजेंट के अलोंग लगने वाले फोर्स को, कांटेक्ट फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। नॉर्मल के अलोंग लगने वाले कांटेक्ट फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कांटेक्ट फोर्स, और इसके अंदर कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड हेंस कितना हो जाएगा? अगर हमें वैल्यूज पता है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की, तो कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली, जैसे एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करते थे, वैसे ही ये भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ही हैं।
तो रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज और इसमें ध्यान में रखने वाली होती है कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, ये वाला एंगल थीटा, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो ये एंगल बनता है थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, मतलब ओवरऑल ये शब्द याद रखना पड़ेगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? थोड़ी अजीब सी बात है कि भाई कांटेक्ट फोर्स जो फ्रिक्शन के साथ एंगल बना रहा है वो नहीं है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स, नेट रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब वैसे तो कोई खास लॉजिक है नहीं इस बात के पीछे क्यों कहते हैं, बट सिंपली तुम ऐसा बोल सकते हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू अगर बढ़ी, फ्रिक्शन की वैल्यू अगर बढ़ी तो ये थीटा बढ़ेगा। सोच के देख सकते हो, जैसे डायग्राम में देखो, टैन थीटा जो है, टैन थीटा जो है वो एफ बाय एन है। ध्यान से देखो इस डायग्राम में, इस एफ को यहां भी बना सकता हूं मैं। तो ये टैन थीटा जो है वो एफ बाय एन है। तो अगर एफ की वैल्यू इंक्रीज हुई तो थीटा बढ़ेगा, हैंस इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये ध्यान से इसको रटना पड़ेगा तुम्हें। नॉर्मल के साथ बनने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको आराम से, वीडियो पॉज करके। इंपॉर्टेंट चीज है खासकर मेडिकल वाले बच्चों के लिए। इस पे काफी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। ठीक है, एक सवाल इसका देख भी लेते हैं। फाइंड टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इफ इट इज एक्सलरेटिंग हॉरिजॉन्टली विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये राइट साइड में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस पे एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 केजी का इसका मास है, 37 डिग्री, सब कुछ दिया हुआ है, जी की वैल्यू भी 10 लेने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन कितनी लगेगी हमें नहीं पता अभी तक, लेकिन हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सलरेशन दी हुई है तो एफबीडी, सबसे पहले तो वही एज यूजुअल पूरे चैप्टर में सेम ही काम चल रहा है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 10 केजी वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 100 का, इस तरह से। इस 100 वाले के दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ड्रॉ कर लेता हूं। एक 100 cos 37 राइट साइड में, एक 100 sin 37। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये 10 केजी वाले ब्लॉक के लिए, या 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स हैं। दिस एंगल इज 37 डिग्री। इसके अलावा और कौन कौन से फोर्स होंगे? एक इसका खुद का वेट mg, mg कितना बन जाएगा? दैट इज 10 इंटू जी, जी को 10 लेने के लिए बोला गया है तो 10 इंटू जी 100 हो गया। एक ग्राउंड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन n बोल देते हैं, और एक क्योंकि ये राइट साइड मूव कर रहा है, स्लिप कर रहा है राइट साइड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? लेफ्ट लगेगी। ठीक है, तो ये F और N की वैल्यू मिल जाए तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स मिल जाएगा। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कॉन्टैक्ट फोर्स को बाकी फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है, कॉन्टैक्ट फोर्स को सिर्फ इस F से और इस N से मतलब है। ग्राउंड के कॉन्टैक्ट की वजह से ये F और N लगे, कॉन्टैक्ट ना होता तो F भी ना होता और N भी ना होता। तो F और N कितने होंगे? तो वही अपना न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बना रहा हूं बच्चों। टोटल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है? एक तो 100 cos 37 का फोर्स है राइट साइड, और एक फ्रिक्शन लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू मास है 10 केजी का, एक्सलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से देखो फ्रिक्शन सॉल्व हो गई। cos 37 होता है 4/5, 4/5 इंटू 100 इज 80, 80 माइनस एफ इज इक्वल टू 40 आ रहा है। मतलब फ्रिक्शन कितनी लग रही है? 80 माइनस 40, 40 न्यूटन की फ्रिक्शन लग रही है। सिमिलरली वर्टिकल में अगर हम करें, इन वर्टिकल सिमिलर इक्वेशन, वर्टिकल में नेट फोर्स 0 बनना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन है, वर्टिकल में कोई एक्सलरेशन नहीं है। तो नेट फोर्स में एक तो 100 sin 37 का फोर्स है अपवर्ड, एक है प्लस एन भी है अपवर्ड, अपवर्ड वालों को पॉजिटिव ले रहा हूं, और एक mg वाला जो फोर्स है वो है 100 नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो यहां से n सॉल्व हो रहा है। sin 37 होता है 3/5, 3/5 इंटू 100 इज 60, तो ये बन रहा है 60 माइनस 100 इज माइनस 40। तो n की वैल्यू आ रही है 40, n भी आ रहा है 40, f भी आ रहा है 40, हैंस टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया? रूट ऑफ एफ। केवल एफ और एन को अच्छे से डायग्राम में बना लो। एक अलग डायग्राम बना देता हूं, देखो अगले पेज पे। एफ लेफ्ट है, एन ऊपर है। एफ लेफ्ट साइड में लग रहा है 40, एन ऊपर की तरफ लग रहा है 40,
केवल इन दोनों को देखना है अगर कांटेक्ट फोर्स पे क्वेश्चन आता है तो, बाकी फोर्सेस को कंसीडर नहीं करना। हेंस इन दोनों का रिजल्टेंट बन रहा है लेफ्ट साइड में। तो ये टोटल कांटेक्ट फोर्स है, एफ टोटल कांटेक्ट, जिसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। तो पूछा गया था एक तो इसकी वैल्यू, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगा रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, जैसे अभी बताया थ्योरी में, नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, दैट इज 40√2 न्यूटन का टोटल कांटेक्ट फोर्स है। और दूसरी चीज क्वेश्चन में यह भी पूछी गई है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन होता है, जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, दिस थीटा। तो डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें, tan थीटा जो है 40/40 है, दैट इज 1, मतलब थीटा है 45 डिग्री। तो दीज टू आवर आंसर्स। टोटल कांटेक्ट फोर्स है 40√2 न्यूटन का और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है 45 डिग्री। तो एक बहुत इजी वीडियो थी बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि अगर हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं समझ में आएगी तो हम आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्शन ही गलत बना दी तो ऑब्वियसली इक्वेशंस भी गलत बनेगी। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी इस वीडियो के से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस फ्रिक्शन के स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो ऑनवर्ड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।